जय हिंद। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग को ये मालूम होगा कि हमारा जो ये गणतंत्र दिवस है ये क्या है, एक राष्ट्रीय महापर्व है। क्या है? राष्ट्रीय महापर्व है। अब देखिए, अब हम लोग को शुरू से जानना होगा कि एक्चुअल में हम लोग जो गणतंत्र दिवस है वो मनाते क्यों है। तो जो गणतंत्र दिवस बनाते हैं ना, तो बात है सन 1947 की। कब? 1947 की 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के गुलामी के चंगुल से आजाद हो गया। ठीक है, तो देखिए भारत एक विशाल देश था ना। तो अब वो जब आजाद हो गया ना, तब उसके सामने एक बड़ी चुनौती आई कि भारत अब जैसे एक बड़ा सा विशाल देश, उसमें आपको एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को लागू करना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। किसके लिए? भारत के लिए। तो क्या हुआ ना कि जब भारत आजाद हुआ 1947 को, तो जब भारत आजाद हो गया तो उसके बाद अब देश को क्या करना था? संवारना था। तो संवारने के लिए सबसे पहले हमको एक चाहिए थी नीति व्यवस्था, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कानून व्यवस्था चाहिए थी। तो जब कानून व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी तो सर्वप्रथम हम लोग ने सोचा कि हमारे पास एक क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। ठीक है, जब संविधान होना चाहिए तो इसके लिए एक अनेकों सभाएं गठित की गई, और अनेकों सभाएं गठित करने के बाद अनेकों लोगों ने इसमें परिश्रम भी किया। लेकिन इसका जो मेन रोल थे वो कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे, उन्होंने क्या किया? संविधान को बनाया। ठीक है, तो संविधान को बनाना इतना आसान नहीं था जितना आसान हम लोग समझते हैं। हुआ यूं था कि जब संविधान हमारे पास आया ना, तो एक मिश्रित संविधान के रूप में आया। कैसा? मिश्रित संविधान। पूरे विश्व का संविधान को पढ़ा गया। ठीक है, और उससे जो इंपॉर्टेंट लगा हमको कि हाँ, ये चीज को जोड़ना चाहिए, हमारे भारत में ये नीतियां आनी चाहिए। तो इस चीजों को उन्होंने जोड़ा और बहुत ही प्रयास किए। लगातार 2 साल तक प्रयास किए। बोलते संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। कितना दिन का लगा? 2 साल 11 महीना और 18 दिन तक बाबा साहेब अम्बेडकर निरंतर प्रयास करते रहे। कितने साल तक? 2 साल 18 महीना और 11 महीना और 18 दिन तक। अब देखिए, जब संविधान बन के तैयार हो गया, तब अब उसको क्या करना था? लागू करना था। तो हमारा जो संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन से हम लोग क्या करने लगे? संविधान दिवस मनाने लगे, इसको गणतंत्र दिवस। देखिए, अब गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस एक ही है। गणतंत्र का मतलब समझना होगा। गणतंत्र क्या है? गणतंत्र। अगर इसका संधि विच्छेद करें ना, तो हमको 2 वर्ड मिलता है। पहला वर्ड मिलता है गण, दूसरा मिलता है तंत्र। तंत्र। तो गणतंत्र का मतलब क्या था ना? गण मतलब होता है लोग, तंत्र मतलब होता है शासन। किसका? लोगों के द्वारा जो शासन व्यवस्था है उसे ही क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। और हमारा भारत में है भी गणतंत्र, है ना, लोकतंत्र है। ठीक है, गणतंत्र बोलिए चाहे लोकतंत्र बोलिए, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व ही यहाँ पे शासन करते हैं। अगर वो प्रतिनिधित्व अच्छे से काम नहीं करे तो हम उसकी सरकार गिरा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पावर है। क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो ये किनके बदौलत है? बाबा साहेब अम्बेडकर के बदौलत है। अब देखिए, बात आती है आजादी के पहले की, है ना। आजादी के पहले हम लोग जो इतना आसानी से सुन लेते हैं ना कि आजादी मिली, लेकिन इतने आसानी से आजादी हम लोग को नहीं मिली थी। आजादी के लिए हमारे वीर अनेकों जवान वीर थे, वो तो महावीर थे। वीर, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। जो हमारे जो थे वो, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। जो क्रांतिकारी थे, क्या क्या काम किए, क्या क्या नहीं किए देश को आजादी दिलाने के लिए। सर्वप्रथम तो हमारे पास जो भगत सिंह है, इनका बारे में तो क्या ही कहना। ये तो बहुत ही महान क्रांतिकारी थे। एक महान क्रांतिकारी इस कदर थे कि आज का जनरेशन जो है ना, वो एक गजब का जनरेशन हो गया है। और लेकिन भारत का उस समय का बात सोचिए, जब भगत सिंह रहते थे, तब उसने महज 23 साल की उम्र में, कितने साल? 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम के चढ़ गए थे, फांसी के फंदे पे झूल गए थे। और सिर्फ और सिर्फ इसलिए झूले थे कि
हमारे देश के युवाएं जाग जाए। क्या करते? जाग जाग। बलिदान देखिए कितने बड़े दिए, 23 साल की उम्र में महज फांसी के फंदे को झूल लिए। क्या बोलते थे वो? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। क्या बात बोले थे उसने, कितना लंबा कविता, कितना अच्छे से बोल दी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसकी तमन्ना? सरफरोशी की। अब हमको देश आजाद करने की तमन्ना किस में ठान ली? हमने अपने दिल में ठान लिए। देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। क्या बोलते हैं अगला लाइन? कि देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। कि देख लेते हैं आज कि तुम जो हमको कातिल तो हम लोग समझ सकते हैं, उसे कहते हैं जो हम लोग को मारने के लिए आए। तो बस तो भगत सिंह यही कहते हैं कि देखना है दम कितना बाजुए कातिल में, महज 23 साल की उम्र में। और इनके साथी भी क्या दीवाने, राजगुरु, सुखदेव, तीनों जन। जब कहा जाता है जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो भगत सिंह क्या बोले थे जानते हैं? उस ब्रिटिश जो वहां पे थे फांसी दे रहे थे, सो बस इतने ही बोले कि यू आर वेरी लक्की। क्या बोले थे उस अंग्रेज को? यू आर वेरी लक्की, आप बहुत खुशकिस्मत हो कि भारतीय क्रांतिकारी को देखने का मौका मिल रहा है कि वो कैसे अपने स्वाभिमानता के लिए हंसते हंसते फांसी पे झूल जाते। किन्होंने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। सोचिए, बंदा मरने के लिए जा रहा है, लेकिन उसके अंदर एक जैसा डर नहीं था कि हम मरने जा रहे, उसके अंदर और क्या खुशी थी कि हम देश के लिए मरने जा रहे। कितनी बड़ी बात है। हमारे जब पूरा जो युवा जनरेशन है ना, उसके लिए बहुत अच्छा डायरेक्शन है कि देखिए देश के लिए मर मिटने का संदेश देते हैं, है ना? कितनी महान थे। और अंग्रेज को बोल रहे हैं एकदम अभी 5 मिनट के बाद फांसी होने वाला है सर उनका, और उन क्या बोल रहे हैं कि यू आर वेरी लकी, आप बहुत खुशकिस्मत है। आप ये देख सकते हैं कि हम कैसे अपने स्वाभिमान के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुन लेते। और बगल से सुखदेव, यू आर वेरी लकी, लकी लकी, कितना मस्त बोल रहे थे। एक पिक्चर भी आया था, देखे होंगे, उसमें कितना बढ़िया सुखदेव थे। और राजगुरु तो बात ही अलग, बोलते वीर जो मराठा का पुत्र, महाराष्ट्र का बोलते हैं, बोले हमें डरने हैं, हमें अपने माँ भारती के लिए कुछ कर जाने के लिए। ये सब प्रेरणा हमें किन से मिलते हैं? हमारे इन्हीं क्रांतिकारियों से। हम लोग का राष्ट्र पर्व इसलिए ही बनाया जाता है कि हम इन्हें भूल ना जाए। और एक बात बता दें आपको कि हम इन्हें चाह के भी नहीं भूल सकते। इनका इतना मान बलिदान है कि वो मर के भी अमर हो गए। अभी नॉर्मल सा हम देखें, अगर कोई भी जनरेशन का है ना, तो वो क्या है, एक बार आया, एक पीढ़ी याद रखा, उसके बाद चल गया। लेकिन क्या भगत सिंह को कोई एक पीढ़ी याद करेगा? जिंदगी भर याद करेगा। महात्मा गांधी को कोई एक पीढ़ी याद करेगा? जिंदगी भर याद करेगा। जब भगत सिंह फांसी के लिए जब झूल गए हंसते हंसते, तो क्या संदेश था हमारे लिए, कितना महान संदेश था। और हम लोग जिंदगी भर भगत सिंह को नहीं भूल सकेंगे। वो हमारे जीवन का एक रूपरेखा हो गया, है ना? तो चलिए ठीक है। और भगत सिंह बहुत ही बहुत ही महान थे। आप लोगों को कोई डाउट है भगत सिंह के लिए? सर बोलो। भगत सिंह जब फांसी में झूलने जा रहे थे तो उसके परिवार का क्या अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, देखिए कि जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तो उसका जो परिवार था उसका क्या हाल था, तो समझिए बात को। जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तो उसके ठीक एक दिन पहले उसका छोटा भाई उनसे मिलने आया। और वो भगत सिंह देखिए क्या बोलते हैं अपने भाई से कि भाई तुम मेरा बॉडी लेने आना, अपने माँ को मत लाना। माँ को बोलते हैं वो क्या कि आप है ना मम्मी, मेरा बॉडी लेने के लिए नहीं आइएगा, डेड बॉडी। बोले क्यों? कि जब आप आइएगा ना तो आप मेरा मृतक शरीर देख के रो पड़िएगा, तो जो है ना कोई दूसरा जन देखेगा ना, या अंग्रेज भी देखेगा ना, तो वो क्या बोलेगा कि देखो भगत सिंह की माँ रो रही है। सोचिए कितना बड़ा बात बोले वो। क्या बोले कि आप मेरा मृतक शरीर लेने नहीं आइएगा। मृतक शरीर किसको लेने भेजिएगा? छोटू को भेजिएगा, मेरा छोटा भाई को भेजिएगा। और वो अपने भाई को क्या बोलता है, देख भाई तुझे रोना नहीं है, क्या है, तुझे रोना नहीं है, तुझे प्राउड से फील होके मेरा शरीर को लेके जाना। और एक बात आपको और बता देते हैं कि ये जो भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी ना, तो जिस जेल के बाहर उनको रखा गया था, लाहौर जेल के बाहर,
तो लाहौर जेल के बाहर भीड़ इतनी जमी हो गई थी ना कि उनको फांसी सुबह देनी थी, लेकिन फांसी सुबह 10 बजे के बाद देनी थी, लेकिन उनको फांसी मॉर्निंग में ही दे दी गई। और इसलिए दे दी गई, फांसी देने के बाद उनके शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके रावी नदी के किनारे फेंक दिया गया था। इतना डर था अंग्रेजों को कि कहीं ये सारे लोग आके कहीं कूद ना जाए, कहां पे, हमारे जेल पे हमला ना करते। इतने महान थे कौन, भगत सिंह। हमारा जो क्रांति है ना, वो किसी मतलब समझिए कि आजाद देश एक सपना था उन लोगों को। आज हम लोग सौभाग्य है, हमारा ये सौभाग्य है कि हम आज आजाद देश में जिंदा पैदा लिए। नहीं तो जानते गुलामी क्या होती है ना, इतना इतना बदतर जिंदगी था ना गुलामी का, जब भारत गुलाम था जिसका कोई हिसाब नहीं। तो देखिए यही तो बात था भगत सिंह का। और भी हमारे पास बहुत महान महान हस्ती थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वो महान लीडर थे जिन्होंने पहले भारतीय है जो उपनिवेश के खिलाफ यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किए थे। किसका एग्जाम क्रैक किए थे? यूपीएससी का। आप सोचिए इंग्लैंड जो अंग्रेज थे ना, उसका एक नीति था कि कोई भी भारतीय को सिविल सर्विसेज में नहीं आने देना है, ठीक है, क्योंकि अगर वो सिविल सर्विसेज में आ जाते तो वो अपने अधिकार की मांग करेंगे। तो किसी भी तरह से पूरे ब्रिटिश सरकार का यही एक निर्णय था, किसी भी तरह से सुभाष चंद्र बोस को डिस्क्वालीफाई करना है। बट सुभाष चंद्र बोस इतने महान थे कि उसने एक कड़ी तक नहीं छोड़ा। क्या चीज होने के लिए? अपने आप को डिस्क्वालीफाई होने के लिए। छाट ही नहीं सकते थे। एक उटपटांग सा क्वेश्चन पूछ दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के सामने। सोचिए कितना बढ़िया माइंड था उनके पास। अब एक था जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, वो अंग्रेज अपने रिंग खोले, टेबल पे रख दिए, और टेबल पे रख देने के बाद बोले कि बोस इससे गुजर के दिखाओ। पहले बोस जी से पूछे कि तुम बोस क्या नहीं कर सकता? सुभाष चंद्र बोस बोले बोस हर एक चीज कर सकता है, ठीक है। तो उसी में थोड़ा सा गुस्साए वो जो इंटरव्यू ले रहे थे, सो उसने अपनी रिंग खोली, टेबल पे रखा, बोला इससे गुजर के दिखाओ। तो अब देखिए हम लोग अगर रहे तो वहां पे तुरंत क्या हो जाएंगे? फायर हो जाएंगे। ये कोई बात हुआ? छोटी सी रिंग से कैसे निकलेंगे? लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मेंटेलिटी देखिए और उसकी सोचने या समझने की क्षमता देखिए कितनी पावर थी। उसने भी एक पेन एक पेपर लिया, उसमें नाम लिखे सुभाष चंद्र बोस और रिंग के आर से पार कर दिया। बोले देखिए सुभाष चंद्र बोस इससे निकल गया। तो इसको क्या कहते हैं? जैसी सवाल था वैसा ही आंसर दिया। क्या मेंटेलिटी था उनके पास, था ना कि बोले कि सुभाष चंद्र बोस इसे निकल के देखा। वो भी क्या किए? एक पेपर लिए, पेन लिए, लिख दिए, निकाल दिए। बोले देखो सुभाष चंद्र बोस निकल गया। वो जो इंटरव्यू ले रहा था वो पूरा अंदर अंदर खुल्लस कह लेता कि कैसे इस आदमी को हम क्या करें, डिमोटिवेट करें, इस आदमी को कैसे डिस्क्वालीफाई करें। हर एक कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने एक भी मौका नहीं दिया। तो ये जो इच्छा शक्ति, ये जो समझ शक्ति, ये किससे आती है पता है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से, एकाग्र में पढ़ाई करने से। अभी का जो हमारा है ना, अभी जो हमारा जनरेशन है ना, वो बहुत ही क्या हो रहा है कि एकदम गलत मार्ग में जा रहा है। कैसे जा रहा है कि अभी बच्चे को गेम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और ये हमारा जो युवा पीढ़ी के लिए कैंसर का काम कर रहा है। अभी हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो सहपाठी है या तो फिर जो हमारे विद्यार्थी है, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम कहाँ दे देते हैं? इंटरनेट मतलब कि ऑनलाइन गेम में एग्जाम टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। अब तो उसमें जब टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं देखिए, दो चीज तरह से होता है। किसी भी चीज को अगर हम लगातार करते रहते तो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं ना, तो अब दिन भर हम उसी के बारे में सोचेंगे, तो उसके रिलेटेड में हमारा जो पढ़ाई का लेवल है ना, वो नीचे हो जाता है। और नीचे हो जाने के बाद हमारी शिक्षा का साक्षरता दर कम होते जा रहा है। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर हमें अपने देश को विकास से विकसित बनाना है, विकासशील से विकसित में कन्वर्ट करना है, तो हमें अपने साक्षरता दर को बढ़ाना चाहिए। हमें सुभाष चंद्र बोस से सीखना चाहिए, हमें भगत सिंह के जैसा सीखना चाहिए। किसके लिए? राष्ट्र के लिए निछावर होने के लिए। हमारा हीरो भगत सिंह होना चाहिए, हमारा हीरो सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए। तो ये सब क्या है? हमारा हीरो होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसी को हीरो मान लें और हम इन्हीं के बारे में पढ़े, इन्हीं का बायोपिक पढ़े, इन्हीं के जीवनी पढ़े, देखे कि इन लोगों ने कितना संघर्ष किया। एपीजे अब्दुल कलाम कितने भाई थे? 8 भाई थे। उनके पास खाने का पैसा नहीं रहते थे, सुबह सुबह वो क्या करते? अखबार बेचते थे,
पहला परमाणु हमारा पहला रॉकेट जब स्पेस में लॉन्च किया गया था ना, तो नारियल के पेड़ में बांध के लॉन्च किया गया था। कितने गरीब थे हम लोग। जब परमाणु परीक्षण किया जा रहा था तो क्या अमेरिका हम लोग को धमकी देते थे, लेकिन लोहा जैसा सीना रखे थे एपीजे अटल बिहारी वाजपेयी। अब बोले तो परमाणु परीक्षण होते रहेगा, हो के रहेगा, भारत परमाणु संपन्न देश बन के रहेगा। और एपीजे अब्दुल कलाम भी कितने महान, जिन्होंने बिना सोचे कुछ किसी का परवाह नहीं किए देश को परमाणु शक्ति बना दिया। और उसी के बदौलत आज हम पूरे देश से नजर मिला सकते, पूरी दुनिया से नजर मिला सकते हैं, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी, एक बात और आपको बता देते हैं कि उस समय का हमारा सबसे अच्छा दिन, अगर भारत का सबसे गोल्डन एज बोला जाए ना, तो कौन था पता है? जब एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे और अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ये दोनों का कोई नहीं था उस देश में, देश के सिवाय। एपीजे अब्दुल कलाम का भी कोई पारिवारिक संबंध नहीं, और ये अटल बिहारी वाजपेयी का भी कोई नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ये लोग देश के लिए काम करते थे। और एक बात और, जब अटल बिहारी वाजपेयी को ये पता था कि अगर हम परमाणु परीक्षण करेंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी, अपनी सरकार अपनी कुर्सी का लोभ ना करते हुए इन्होंने क्या किया? परमाणु संपन्न किया। उन्होंने कहा था सबसे पहला मेरा देश होना चाहिए। सत्ता तो का खेल तो आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन ये देश अमर रहेगा। किन्होंने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी कहे थे, और भारत को परमाणु संपन्न देश बना दिए। हमें गर्व है कि हम उनके वंशज है, हमें गर्व है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो हमारे पूर्वज है, हमें गर्व है इस बात पे। ठीक है, तो बहुत ही हीरो से भरा हुआ हमारा इतिहास है, लेकिन हम लोग अपने आइडियल को गलत चीज को मानते हैं। हमें अपना आइडियल को नहीं चेंज करना चाहिए। हमारा आइडियल भगत सिंह होना चाहिए, हमारा आइडियल सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए, हमारा आइडियल महात्मा गांधी होना चाहिए। महात्मा गांधी कितने महान थे, कभी किसी को एक झाप नहीं मारे, लेकिन ताकत इतना कि अगर उनको पता चला कि गांधी जी दांडी जा रहे हैं, दांडी यात्रा कर रहे थे, महज 78 लोग गए थे। साबरमती आश्रम से कितने जन निकले थे? 78 जन निकले थे, लेकिन दांडी पहुंचते पहुंचते लाखों में कन्वर्ट हो गए लोग। कहां से आ गए इतने सारे लोग? सिर्फ बापू पे विश्वास करके आए थे, क्योंकि जानते थे कि बापू कभी किसी का अनहित नहीं चाहते हैं। और उनकी सोच, उनकी विचारधारा भी इतनी महान थी कि कभी भी अपने जीवन काल में किन्हीं को भी एक झाप नहीं मारे, लेकिन ब्रिटिश की नींव हिला दी। कौन? महात्मा गांधी। पूरा ब्रिटिश को हिला के रख दिया, पूरा नींव डगमगा गया। अंग्रेज भी सोचते थे कि इनको हम कैसे फेस करें, ये तो कोई गलती करता ही नहीं है, ये क्या करता है? अहिंसक रूप से धरना में बैठ जाता है। गांधी जी कुछ नहीं करते थे, गांधी जी कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ बैठ जाते थे धरना में। उनके साथ चला साबरमती आश्रम से मात्र 78 जन चला था। अब जब दांडी पहुंचे थे, कितना पहुंच गए? लाखों की तादाद पे हो गए। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास था कि बापू किसी का अनहित नहीं चाहेंगे, वो जब भी चाहेंगे तो भलाई ही चाहेंगे। ठीक है, तो बापू का आइडिया होना चाहिए मेरा। ठीक है, और ये सब राष्ट्रीय त्योहार हम लोग इसलिए ही मनाते हैं। गणतंत्र दिवस इसलिए ही मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस इसलिए ही मनाते हैं कि हम अपने पूर्वज को जाने, हम अपने पूर्वज के बारे में जाने, हमारे पूर्वज कितने महान थे इसके बारे में जाने। समझे? तो हमारा जो आइडियल कौन होना चाहिए? भगत सिंह होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए, सुखदेव होना चाहिए, राजगुरु होना चाहिए, है ना। आज सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद क्या अपने नाम में ही आजाद रख लिए? हमें कोई नहीं पकड़ सकता, मैं आजाद हूं। चंद्रशेखर आजाद, उनका नाम चंद्रशेखर है, लेकिन आजाद अपने जोड़ दिए, बोले हम आजाद है। कितने महान थे, है ना। लाला लाजपत राय का डर इतना था कि अंग्रेजों ने उन्हें पीट पीट के चौराहे पे मार दिए। इतना क्रूर शासन था अंग्रेज का। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज कितने पीड़ा को सहे। उसके बाद हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, और तब जाके भारत एक परिपूर्ण देश बना।
जब तक हमारे पास संविधान नहीं था तब तक भारत परिपूर्ण देश नहीं था। भारत को परिपूर्ण बनाने में बाबा साहेब अम्बेडकर की अहम भूमिका है। ठीक है, चलिए अब 26 जनवरी हम लोग क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब हमने इस आज की क्लास में देखा। आप सभी को राष्ट्रीय महापर्व 26 जनवरी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।